नमस्ते एवरीवन। लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता अध्याय 11 चैप्टर 11। तो चैप्टर 10 में हमने देखा था क्वेश्चन कैन बी फ्रेम कि क्या मीनू अभी अभी तो मीरापुर से आई थी, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वापस मीरापुर आने के लिए तैयार हो गई। और सेकंड क्वेश्चन कि मीनू जो उसके कॉलेज में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था जो मंगलवार को था, उसमें सम्मिलित क्यों ना हो पाई। तो हमें पता है उसका आंसर कि मीनू जब अपने कॉलेज में नृत्य का अभ्यास कर रही थी तब उसे एक टेलीग्राम मिलता है। उस टेलीग्राम में लिखा रहता है फादर इल कम सुन, पिताजी बीमार है जल्दी आ जाओ। इसलिए अभी अभी तो मीनू मीरापुर गई थी। हमें पता है मीनू मीरापुर क्यों गई थी, अपनी सहेली नीलिमा की शादी को में सम्मिलित होने के लिए गई थी। तो जब उसे तार मिलता है कि उसके पिताजी बीमार है, वो फिर से मीरापुर आ जाती है। तो चैप्टर नंबर 11 में मीनू मीरापुर में है और चैप्टर नंबर 10 में वह अपने कॉलेज में नृत्य का अभ्यास कर रही थी। मीनू के पिताजी की हालत काफी नाजुक हो चली थी। नाजुक क्रिटिकल कंडीशन, बहुत बीमार थे वो। डॉक्टरों ने पूर्ण आराम करने के लिए कह दिया था, फुल रेस्ट। घर में आशा, उसकी छोटी बहन मीनू की, रोहित उसका भाई और माँ, तीनों ही उनकी सेवा में लगे रहते, सेवा में उनकी देखभाल करते। उनकी यह हालत देखकर माँ बहुत विचलित हो उठती थी। बहुत विचलित मतलब बहुत डर जाती थी। ऐसे भी ऐसी हालत में तरह तरह के ख्याल दिल में आते हैं कि बहुत ज्यादा खराब हालत हो गई थी। तो उसकी माँ के मन में बहुत बुरे विचार भी आते होंगे। इस तरह से कहते थे कि माँ की हालत बहुत बुरी हो चली थी। जब माँ को मीनू व आशा का ख्याल आता तो माँ बहुत विचलित हो उठती थी। उसका कारण क्या था? उसका सबसे बड़ा कारण था कि मीनू व आशा का ख्याल आता, मतलब तो वह बेचैन हो उठती, रेस्टलेस, नर्वस। उसके माँ के मन में हमेशा यही घुमा करता था कि कौन करेगा इन दोनों की शादी। यदि उनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका। तो उसकी माँ हमेशा सोचती रहती थी कि अगर इसके पिताजी को कुछ हो गया तो मीनू भी बड़ी हो गई है, आशा भी बड़ी है, तो कौन करेगा इन दोनों की शादी। तो इतना सारा खर्चा कैसे होगा, अच्छे लड़के कैसे ढूंढेंगे। तो माँ के मन में क्या विचार आते थे और माँ क्यों विचलित हो जाती थी। माँ के मन में आशा और मीनू को लेके वो चिंतित होती थी कि उनसे कौन शादी करेगा, अगर उनकी शादी कैसे होगी, क्या होगा उनका, और यही सारे सवाल उनके मन में घूमते रहते थे। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। वेट वेट, यदि इनके पिताजी को कुछ हो गया तो क्या होगा हम सबका, आदि अनेक विचार माँ के मस्तिष्क, ब्रेन में कौन जाते थे। कौन जाते थे मतलब सोचती रहती थी वो। घर में सब मीनू की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो सब लोग मीनू को, सबको पता है मीनू को टेलीग्राम किया है, तो दे वेर वेटिंग फॉर मीनू। पिताजी दवाइयों के नशे में चुपचाप लेटे रहते या सोते रहते। नशे में मतलब हम लोग हाई डोज हाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो एक डिजीनेस सा फील होता है, उसी को बोल रहे हैं नशे में। तो वो मोस्टली सोते रहते या लेटे रहते, परंतु जब भी उन्हें होश आता, वो थोड़े अपने कॉन्शियस में आते, तो वो मीनू को याद करते। बड़ी बेटी होने के कारण पिताजी को मीनू से विशेष स्नेह था। जैसे कहते हैं कि बड़ा बच्चा माँ बाप के ज्यादा प्यारा होता है, एक स्पेशल अफेक्शन होता है, कहीं एक विशेष प्रकार का स्पेशल लव उस बड़े बच्चे के लिए फील करते हैं। और वैसे ही मीनू सबसे ज्यादा चहेती थी अपने पिता की। आसपास के लोगों को, जिनको भी पता चल रहा था, उनसे मिलने आ रहे थे। किनसे ये मिलने आ रहे थे? दयाराम जी के से, मीनू के पिता से। यद्यपि उन्हें बात करने के लिए मना किया गया था, फिर भी सब उनकी बीमारी को सुनकर उनसे मिलने आते रहते। इस कारण उन्हें पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा था। तो डॉक्टर्स लोगों ने उन्हें कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण आराम की सलाह दी थी। परंतु फिर भी आजू बाजू के लोग, आस पड़ोस के लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त सभी मिलने आते थे
तो उन्हें इस तरह से कंप्लीट रेस्ट नहीं मिलता था। आज भी स्मॉल टाउन सिटीज में अगर जैसे ही बीमार होने की खबर आती है तो रिश्तेदार मिलने आते हैं। सुबह के 9 बजे थे। मेरठ से पहली बस आने का समय हो गया था। सभी की नजरें दरवाजे की ओर थी। क्यों? क्योंकि पता था मीनू आज आएगी, उसको टेलीग्राम कर दिया है। सुबह 9 बज रहे और मेरठ से, मीनू का हॉस्टल कहाँ था? मेरठ। तो मेरठ से पहली बस आएगी, तो 9 बजे की पहली बस मेरठ से आती थी, उसमें मीनू आएगी। सभी को मीनू के आने का इंतजार था। तभी पिताजी ने थोड़ी सी आंखें खोली और मंद आवाज, लो वॉइस में बोले, मीनू बेटी नहीं आई अभी तक? मतलब दयाराम जी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रहे थे। पास बैठे रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी, बस आने वाली ही होगी। इसके पश्चात पिताजी ने अपनी आंखें मूंद ली। नहीं पिताजी, अभी तो नहीं आई है दीदी। किसने कहा? रोहित ने कहा। तो मीनू के भाई ने ये बात दयाराम जी अपने पिता से कही कि अभी थोड़ी देर में आ जाएगी दीदी। माँ रसोई में अपना काम कर रही थी, परंतु उनकी नजर दरवाजे दरवाजे की ओर ही थी। माँ भी काम करते करते वेट कर रही थी मीनू का। उन्हें मीनू का इंतजार था। तभी उन्होंने मीनू को रिक्शे से उतरते हुए देखा, ऑटो से उतरते हुए देखा। जैसे ही मीनू अंदर आई, माँ को देखकर उसका दिल भर आया। अपना सामान कमरे में रखकर माँ से लिपट गई। दिल भर आया मतलब रोना आया। पिताजी की खबर सुनकर वो ऐसे ही बहुत बेचैन थी और बहुत सोच रही थी, तो माँ को देखकर ही उसे रोना आ गया। उसका इमोशनल हो गई एक्चुअली। माँ, पिताजी की तबीयत कैसी है? माँ बहुत दुखी थी। मीनू के यह बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू छलक आए। आंखों आंसू छलक आए मतलब टीयर्स आ जाना, रुआसी हो जाना। जैसे इमोशनल होते हैं हम लोग और कोई अपना दिख जाए तो अपने आप आंसू आ जाते हैं। भरे कंठ से, हैवी थ्रोट से उन्होंने उत्तर दिया, अंदर कमरे में लेटे हैं। किसने कहा? माँ ने कहा मीनू को, जब मीनू मेरठ से अपने पिता को मिलने के लिए मीरापुर आई। माँ के आंसू देखकर मीनू का दिल भर आया। क्या हो गया उन्हें अचानक? वो भी बहुत इमोशनल, दुखी हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले तो उन्हें अच्छी हालत में छोड़कर गई थी, अभी तो अच्छे थे। दिल का दौरा पड़ा है। तो क्या हुआ था दयाराम जी को? हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने बोलने के लिए बिल्कुल मना किया है। इस समय उन्हें पूर्ण आराम की आवश्यकता है, कहते हुए माँ का गला भर आया। गला भर आना, थ्रोट एकदम से रुआसी हो जाना, कुछ बोल ना पाना या रोते रोते कुछ कहना। 2 मिनट तक मीनू चुप खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ कहाँ लेटे हैं पिताजी? लेटे हैं का मतलब कहाँ सोए हैं, हुए हैं, मतलब कौन से रूम में है? क्या हुआ था? दिल का दौरा पड़ा था। हाँ बेटी, तुझे तो बीमारी की हालत में बहुत याद करते रहते हैं। सामने वाले कमरे में लेटे, मिल लो। दयाराम जी कहाँ सोए थे? सामने वाले कमरे में। अ, मीनू ने कमरे में प्रवेश किया, परंतु दयाराम जी की आंखें बंद थी। शायद वे सो गए थे। वैसे भी दवाइयों का नशा सा था, दवाइयों का नशा, डिजीनेस। कभी आंखें बंद कर लेते थे, कभी आंखें खोल लेते थे। ये रे दयाराम जी बीमार है। आशा, रोहित, उनकी माँ और मीनू। मीनू ने जब देखा कि उनकी आंखें बंद है तो उसने उन्हें जगाना, उन्हें उठाना उचित न समझा। उन्हें सोने दिया कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है। वह बाहर लौटने लगी, तभी पास बैठे रोहित ने कहा, उसके भाई ने कहा, दीदी आप थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। क्योंकि अब तक रोहित अपने पिता के पास बैठा था। पिता की तबीयत खराब है तो उन्हें कोई अकेला नहीं छोड़ता, कोई ना कोई उनके पास बैठता है। मीनू को पिताजी के पास बैठाकर रोहित कहाँ बाहर चला गया। मीनू चुपचाप बैठी समाचार पत्र, न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। फिर भी उसकी एक नजर समाचार पत्र की ओर थी और दूसरी नजर पिताजी की ओर। उसे इंतजार था कि कब वे जागे, वह उनसे मिले। तो देखती रह थी कहीं पिता उठे तो नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते दयाराम जी ने हल्के से अपनी गर्दन हिलाई। मीनू को आभास हुआ, मीनू को रियलाइज हुआ, उसे समझा कि शायद वे जाग गए हैं।
मीनू अपनी कुर्सी से, अपनी चेयर से उठी और उनकी ओर बढ़ी। तब तक वे आंखें खोल चुके थे, मतलब दयाराम जी जाग गए थे। मीनू को पास खड़ी देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। खुश हो गए। धीमी आवाज में वो बोले, मीनू बेटी तू कब आई? अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मीनू ने कहा। ऐसी ही है। ऐसी ही है मतलब? ना ठीक है ना बुरी है, क्या जवाब देते? ऐसी ही है कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली मतलब फिर से आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतनी सी बात करते हुए भी वो थक गए थे। ऐसा लग रहा था मानो इतना बोलने से उन पर काफी जोर पड़ा हो। मीनू फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उनकी यह हालत मीनू से नहीं देखी जा रही थी। मीनू का दिल भर आया, उसे रोना आ रहा था। वो दुखी हो रही थी अपने पिता को इस हालत में देख के कि उसके पिता इतनी सी देर में थक रहे हैं, इतने वीक हो गए हैं, इतने बीमार हैं। आखिर क्या हो गया उन्हें? वे तो स्वस्थ थे, हेल्दी थे। अनेक विचार मीनू के मस्तिष्क में घुमड़ने लगे मतलब बहुत सारे थॉट्स उसके मन में आ रहे थे। उसने सामने रखे समाचार पत्र को फिर उठा लिया और पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसकी नजर कथक नृत्य करने वाली प्रसिद्ध नृत्यांगना की तस्वीर की ओर गई। जो न्यूज़पेपर था उसमें एक नृत्यांगना, एक फेमस डांसर की तस्वीर थी। वो फेमस डांसर कौन सा नृत्य कर रही थी? कथक। कथक कैसे लिखते हैं देख लीजिए, क आधा त थ और क। और उसको देखते हुए उसने क्या सोचा? नृत्य के विभिन्न भाव, विभिन्न मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में खींची फोटो को देखकर मीनू को ख्याल हो आया कि आज उसे भी नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करना था, क्योंकि आज मंगलवार था और उसके वहां वार्षिक महोत्सव में कथक पेश करना था कॉलेज में। और तभी उसकी नजर घड़ी की ओर गई। वॉच घड़ी में दोपहर के 12 बजे थे। उसे ध्यान आया कि यदि वो मेरठ में होती, अपने कॉलेज में होती, तो वो इस समय कथक नृत्य का अभ्यास कर रही होती, मतलब प्रैक्टिस कर रही होती। अभी भी वो सबसे क्यों सब वो अभी भी क्यों प्रैक्टिस कर रही होती? रीजन, सबसे पहला कार्यक्रम मीनू का कथक नृत्य ही था। परंतु समय को कौन जान सकता है? इस लाइन का मतलब स्पष्ट कीजिए। समय को कौन जान सकता है? क्योंकि हम समय को नहीं पहचान सकते हैं। हर एक अगले मिनट में क्या होने वाला है ये कोई नहीं बता सकता है। कब समय का फेरा बदल जाए, कब सुख हो जाए, कब दुख हो जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, ये कोई नहीं बता सकता। पहले दिन तय था कि मीनू अपने कॉलेज में कथक का पहला कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, परंतु आज उसी समय वह अपने पिता के पास मीरापुर में है और उसके पिता को दिल का दौरा पड़ चुका है। इस तरह से समय कब किसको क्या दिखा दे कोई नहीं जान सकता। तभी मीनू की छोटी बहन आशा कमरे में आई और बोली, दीदी अब यहाँ पर मैं बैठती हूँ, आप खाना खा लीजिए, आपको माँ बुला रही है। किसने कहा? आशा ने। यद्यपि मीनू को खाने पीने, यद्यपि मतलब कि ऐसे तो मीनू की खाने पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, परंतु माँ ने बुलाया था इसलिए मीनू को जाना पड़ा। माँ मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। किसने कहा? मीनू ने। मीनू ने ये कह के टालने की कोशिश की। माँ समझ गई कि पिताजी की ऐसी हालत देखकर मीनू की भूख उड़ गई है। भूख उड़ गई है, कुछ खाने की इच्छा ना करना, ना होना, कुछ जैसे दुख है, कोई सैड है और हमें मन ही नहीं कर रहा कि हम कुछ खाए। जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई थी उस दिन तो सबकी भूख उड़ गई थी। रसोई में खाना ही नहीं बना था, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। तो जिस दिन दयाराम जी को हार्ट अटैक आया था उस दिन तो किचन में, रसोई में खाना ही नहीं बना था और किसी ने नहीं खाया था, ना ही किसी को मन हो रहा था। इसलिए कह रहे सबकी भूख उड़ गई थी। माँ ने मीनू को समझाते हुए कहा, बेटी खाना खा लो। खाना नहीं खाओगी तो पिताजी की सेवा कैसे कर पाओगी? रात दिन जागना होता है उनके साथ। तो माँ बता रही है कि हमें रात और दिन उनकी सेवा करना है, तो हमें अपने आप का तो ध्यान रखना ही है। अच्छा माँ, थोड़ा सा दे दो, कहकर मीनू ने बिना भूख के ही थोड़ा सा खाना खा लिया। बिना भूख के, माँ के कहने पर माँ को खुशी हो, माँ को थोड़ी शांति हो, ये सोचकर मीनू ने माँ की बात मानकर थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर जाके पिताजी के पास बैठ गई। लगभग एक सप्ताह 1 वीक यही क्रम चलता रहा मतलब हर कोई बारी बारी से, टर्न टर्न बाय टर्न, हर समय एक व्यक्ति उनके पास बैठा रहता, अपने पिता के पास जाके वो लोग बैठते।
कभी माँ बैठती तो कभी मीनू, कभी रोहित तो कभी आशा। उन सब की सेवा सेवा व ईश्वर के आशीर्वाद ब्लेसिंग से पिताजी की दशा में, दशा मतलब हालात में, उनकी तबीयत में, उनके हेल्थ इंप्रूव हो रहा था, उनका दशा में काफी सुधार हो गया, इंप्रूवमेंट। अब वो धीरे धीरे अपने आप बैठने भी लगे थे और थोड़ी देर बातें भी कर लेते थे। तो मतलब अब वो ठीक थे। प्रातः लगभग 9 बजे का समय था, 9 o'clock। तो याद रखिए कि मीनू को अपने घर आए हुए 1 वीक हो गया है। उस समय हल्की हल्की वर्षा की बूंदें पड़ रही थी, रेन। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। मीनू की बुआ जी व फूफा जी बीमारी की खबर सुनकर मिलने आए थे ना। बुआ जी एंड फूफा जी। बुआ जी मतलब पिता के फादर्स सिस्टर, ओके, मतलब मीनू की आंट। पर बुआ जी मतलब दयाराम जी की बहन, और फूफा जी मतलब बुआ जी के हस्बैंड। आई रिपीट, दयाराम जी की बहन मीनू की आंट, वो बुआ होती है, और बुआ के हस्बैंड फूफा। बुआ जी और फूफा जी सीधे पिताजी के कमरे में पहुंचे। तो बुआ अपने भाई से मिलने आई है। तो हर बार पूछे जाते हैं कि भाई से मिलने आई हुई कौन है, तो वो बुआ जी है, दयाराम जी की बहन। पहले उन्होंने भैया से कुशल क्षेम, हाय हाउ आर यू, जो हम लोग पूछते हैं, वेल बीइंग पूछा, और फिर इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। तो याद रखिए बुआ जी का भी एक कैरेक्टर है कि वो बातें बहुत करती है, बहुत बातूनी है, ज्यादा बातें करने वाला। पास बैठी मीनू को लगा कि पिताजी से इतनी बातें करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने फुल रेस्ट एडवाइस किया था, पूर्ण विश्राम करने को कहा था, क्योंकि उनके साथ पिताजी को भी बोलना पड़ रहा था और उन्हें डॉक्टर से अधिक बात करने के लिए मना किया था। एक बार मीनू के मन में आया कि बुआ जी से कह दे कि इतनी बातें ना करे, डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। परंतु उनके बड़े होने की शर्म करके वह उनसे कुछ ना बोली। तो मीनू एक संस्कारी लड़की थी। अपने से बड़ों को वो ऐसा नहीं कहना चाहती थी कि उन्हें बुरा लगे, इसलिए उन्हें बुआ जी से ये नहीं कहा कि आप इतनी बातें ना करें। ओके, तो मीनू एक संस्कारी लड़की थी। बुआ जी वहां बैठी बैठी अपने पड़ोसी की बातें सुनाती रहती, पड़ोसी के किस्से कहानियां। फूफा जी बार बार इशारा करके उन्हें चुप कराने की कोशिश करते। बुआ जी के हस्बैंड उन्हें कहते कि चुप रहो, परंतु वे कहाँ चुप होने वाली थी, वे लगातार बोलती ही रही। तो बुआ जी कैसे थे? अधिक बोलने वाले। अब मीनू से चुप ना रहा गया, मीनू बोल ही पड़ी। बुआ जी आपको सफर की काफी थकान होगी, सफर जो इतना ट्रैवल करके आए हो उससे आप थक गए होंगे। अब थोड़ा से खा पी लीजिए, इतनी देर पिताजी भी थोड़ा आराम कर लेंगे। यह बात सुनकर बुआ जी को उठना ही पड़ा। अच्छा बेटी लो, कहकर बुआ जी वहां से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। तो मीनू ने क्यों टोका, क्यों रोका, बुआ जी वहां से क्यों उठ गए, उस सब का आंसर यही है। बुआ जी वाचाल थी, बात करती थी, डॉक्टर ने क्या कहा था, ऑल दैट विल बी द आंसर। अच्छा बेटी लोग, आकर बुआ जी वहां से उठ गई और साथ ही फूफा जी भी उठ गए। अगले दिन बुआ जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि फूफा जी को अपनी फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। बुआ जी अगले दिन जाने के लिए क्यों तैयार हो गई? क्योंकि फूफा जी को फैक्ट्री में एक आवश्यक काम था। तैयार होने के बाद बुआ जी माँ से बोली, चलते चलते अपने भैया से कुछ बात तो कर लूं। यह करके वे पिताजी के कमरे में पहुंच गई। अब बुआ है, बातूनी है, कुछ बोले बिना तो नहीं जाएगी। तो वो क्या बात करने गई अपने भैया से? उनके भैया कौन थे? मीनू के पिताजी, दयाराम जी। पिताजी उस समय जाग रहे थे। वो उनसे जाकर बोली, देख भैया, मैं तो अब दिल्ली वापस जा रही हूँ, परंतु अपनी एक सलाह तुझे अवश्य देना चाहूंगी। तो बुआ जी कहाँ की थी? बुआ जी दिल्ली की थी। बुआ जी ज्यादा बात करती थी, और बुआ जी ने पिताजी को क्या सलाह दी, क्या एडवाइस दी, वो अब देखेंगे। हाँ बहन जी, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? देख, तेरी दो दो बेटियां जवान हो रही है, अब उनकी शादी कर दे। क्या उन्हें पढ़ाने के चक्कर में लगा है? तेरी तबीयत भी ऐसी ही रहती है। मतलब तेरी दो दो बेटियां जवान हो रही है, शादी के उम्र की हो रही है, उनकी शादी कर दे। अब उन्हें इतने
पढ़ा लिखा, मतलब स्टडीज में इतना टाइम मत गवा। कहकर पिताजी ने गर्दन हिलाई और चुप हो गए, मतलब यस में नोट किया। भैया मैं सच कह रही हूँ, जवान बेटियों की तो बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। वक्ता कौन है? वक्ता हमने देख लिया, बुआ जी है, दयाराम जी की बहन है, मीनू की बुआ है। और क्या कह रही है कि जवान बेटियों की बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। उनकी शादी हो जाएगी तो कम से कम छुट्टी तो मिल जाएगी। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? संदर्भ स्पष्ट कीजिए, इसका मतलब बताइए। फिर रह गया रोहित, वह तो लड़का है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं, बुआ जी ने बहुत विश्वास के साथ कहा। बुआ जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे समाज में लड़की की शादी करना कहीं ना कहीं पिता की एक नैतिक जिम्मेदारी मानी जाती है। लोगों को लगता है कि लड़की की सही शादी कर जो पिता कर देते हैं, उनका एक काम हो जाता है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बेटी तो पराया धन है, तो वो तो दूसरों की धरोहर है। आई रिपीट, बेटी पराया धन है, उसे वो तो दूसरों की धरोहर है। तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए और उनकी अच्छे घरों में शादी करना हर पिता की एक नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो लोग फिर आपकी बुराई करते हैं, बातें बनाते हैं। ओके, दिस वाज द आंसर। पिताजी ने कहा कि बेटियों की शादी की चिंता उन्हें भी है, परंतु लड़का नहीं मिल पा रहा है। सो तो ठीक है भैया, मतलब ठीक है वो तो, पर देखना तो पड़ेगा ही लड़का। शादी के बाद तुम्हारी ही जिम्मेदारी कम हो जाएगी। कहकर बुआ जी अपने भैया से विदा लेकर बाहर निकल आई और कार में बैठ गई। तो यहाँ बुआ जी ने आई भी गई भी और एक टॉपिक छेड़ गई कि दोनों बेटियों की शादी करा दो। बेटे का अगर लेट भी हो जाता है, शादी जल्दी भी नहीं होती है, तो समाज कुछ नहीं कहता। माँ, मीनू, रोहित, आशा सभी बुआ जी फूफा जी को कार तक छोड़ने बाहर गए थे। उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर तक गए थे। उनको विदा करने के पश्चात, बाय बाय करने के बाद अंदर आकर देखा तो पिताजी फिर से गहरी चिंता में डूबे थे, गहरे सोच में। बुआ जी की बात सुनकर वे अपने दोनों बेटियों की चिंता में पुनः डूब गए। मतलब फिर से उनको एक परेशान, जैसे कोई हमें कुछ पूछ लेता है और फिर से हम लोग वही परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, वैसे ही हालत अभी दयाराम जी की है। उनकी परेशानी की कारण क्या थी? नंबर वन, मीनू एमए करने के बाद वकालत पढ़ रही है और आशा भी तो बीए कर चुकी है। मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट और दूसरी ग्रेजुएट, मतलब दोनों बेटियां बड़ी हो गई है, शादी के लायक है और अभी शादी की चिंता हो रही है। किसे? दयाराम जी को। अभी वे इन्हीं विचारों में तल्लीन थे कि माँ ने कमरे में प्रवेश किया। माँ ने बोला, उन्हें देखकर वे बोले, मीनू की माँ, यदि मुझे कुछ हो गया तो मीनू और आशा की शादी कैसे करोगी तुम? रोहित लड़का है, उसकी शादी की मुझे इतनी चिंता नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारे समाज में अभी भी लड़की को एक जिम्मेदारी के रूप में माना जाता है और कहीं ना कहीं हम अभी भी सोचते हैं कि लड़के की शादी हो ना हो चल जाएगा, पर लड़कियों की शादी करना एक पिता की नैतिक जिम्मेदारी है। This whatever I am explaining ना, this you can write while writing your answers। उनकी बात बीच में ही काटते हुए माँ बोली, माँ अभी पिता की हालत, दयाराम जी की तबीयत देखते हुए कह रही है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं मीनू की माँ, जब मौत आती है तब किसी की नहीं चलती, उस समय सब देखते रह जाते हैं। तो डेथ तो कभी भी आ सकती है, तो अगर ऐसा कुछ मुझे हो गया तो मेरे पीछे तुम लोग का क्या होगा? ऐसा करके दयाराम जी चिंतित है। माँ उनसी बात वरीड है, मतलब चिंतित। माँ उनकी बात सुनकर बहुत उदास हो गई थी, उदास स्वर में बोली, आपको क्या हो गया है आज? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मतलब माँ फिर भी उन बातों को एक लाइट एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर बनाना चाहती है और बोल रही है कि कैसा, मतलब बहकी बहकी बातें कर रहे हो इधर उधर की, कुछ नहीं होने वाला आपको। नहीं, तुम मेरी मनस्थिति, स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ सकती हो। कौन बोल रहा है? दयाराम जी अपनी पत्नी से कह रहे हैं। मैं दो दो बेटियों का पिता हूं, जब तक इन दोनों के हाथ पीले ना कर दूं। हाथ पीले करना मतलब शादी करवा देना, तब तक मैं चैन से मर भी नहीं सकता, मतलब मैं पीसफुली मर भी नहीं सकता हूं तब तक।
उन्होंने खांसते खांसते इस वाक्य को पूरा किया, खांसते खांसते। तो इसका मतलब अभी भी उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ओके, आप इन दोनों की शादी करना चाहते हैं, परंतु लड़के एकदम कहाँ मिल जाएंगे। अच्छे लड़कों का मिलना भी तो आसान नहीं है। जब लड़के अच्छे मिलते हैं तो लड़की में कमी निकाल देते हैं। कहते कहते माँ भी उदास हो गई। तो माँ भी अभी बात कर रही है, अपनी मन की बात कर रही है कि अगर लड़का या तो मिलता ही नहीं है अच्छा, और अगर लड़का दैट इज अच्छे घर का खानदान का लड़का मिल जाता है तो अच्छे लड़के लड़कियों में कमी निकालते हैं। ये तो ऐसी है वैसी है, तो परफेक्ट मैच कहाँ मिलेगा करके माँ भी अब तो उदास हो गई। लड़के तो देखने ही पड़ेंगे, फिर अपनी मीनू को तो समझा लो, वो शादी के लिए तैयार होगी तभी तो अब दयाराम जी कहते हैं कि मीनू तो शादी भी नहीं करना चाहती है और लड़के तो ढूंढने ही पड़ेंगे। माँ ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, मीनू से बात करनी ही पड़ेगी। वैसे वह अभी वकालत पढ़ रही है, उसका शादी के लिए तैयार होना असंभव है। माँ जानती है कि वो अभी वकालत कर रही है, शी वोंट बी रेडी, वो मना कर देगी। पिताजी को कुछ विश्वास था कि उसकी इस हालत को देखकर मीनू शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उन्होंने मीनू को बुलाने के लिए कहा। तो पिताजी को लग रहा था कि मेरी तबीयत बुरी है, वो मुझे और परेशान नहीं करना चाहेगी। कहीं ना कहीं ये सब सोच के लग रहा था दयाराम जी को कि शायद अब मीनू हाँ बोल दे। किस चीज के लिए? शादी के लिए मान जाए। माँ ने मीनू को आवाज लगाई, मीनू बेटे इधर तो आओ जरा। मीनू ने बाहर से उत्तर दिया, माँ अभी आई। मीनू ने कमरे में प्रवेश किया तो दयाराम जी ने उससे पास में पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। मीनू से कहा, मीनू तुम मेरी बड़ी बेटी हो, काफी समझदार हो, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। किसने किससे कहा? ओके, दयाराम जी ने कहा। आर्टिस्ट लाइन्स। जी पिताजी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, फिर आशा की शादी भी करनी है। बेटी, यदि मुझे मौत भी आई तो तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं चैन से मर भी न सकूंगा। तो एक फादर अपनी बड़ी डॉटर या अपना फर्स्ट चाइल्ड से ऐसे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो यहाँ दयाराम जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी के बाद आशा की भी तो शादी करवानी है, तो तुम शादी के लिए मान जाओ। इट्स गुड, एक हेल्थी कन्वर्सेशन हो रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। नहीं पिताजी, आप ऐसी बात मत कीजिए, ईश्वर की दया से आपको कुछ नहीं होगा। कहते कहते मीनू की आंखों में पानी भर आया। मीनू अपने पिता से बहुत प्यार करती है। बेटी, मैंने तुमसे शादी की बात पूछी थी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मतलब मीनू कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो उसके पिता कहते हैं कि तुम शादी के बारे में क्या सोचती है, पहले ये बताओ। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं वकालत पढ़ रही हूँ, 3 साल का कोर्स है, 3 ईयर। 1 साल पूरा होने वाला है, 1 ईयर कंप्लीटेड, 2 साल बाकी है, 2 और है ज्यादा। या मैंने शादी कर ली तो क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो सकेगी? अब मीनू अपने पिता को ये पूछ रही है कि अगर मैंने शादी की तो मेरी पढ़ाई का क्या? पास बैठी माँ बोली, मीनू पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। यदि तुम्हें पढ़ाई के प्रति रुचि है तो तुम बाद में भी पढ़ सकती हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप शादी के बाद भी पढ़ सकते हो। माँ बात को संभाल रही है। पर माँ, मैं अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर चली हूँ। मीनू क्यों मना करती है, उसके मन शादी के लिए क्यों तैयार नहीं है? मीनू क्या कह के अपने माँ बाप को शादी ना करने के बारे में समझा पाती है? इन सारों का आंसर, मीनू के जीवन का एक उद्देश्य क्या? पढ़ लिख के वकील बनना, अपने पैरों पे खड़े होना। मुझे जिस मंजिल की तलाश है उस तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम, हार्ड वर्क और यत्न, यत्न मतलब बहुत कोशिश, मेहनत की आवश्यकता है। यह सब शादी के बाद संभव ना हो सकेगा। मीनू बेटी, तुम्हें वकालत की पढ़ाई पूरी करने में 2 वर्ष से अधिक लगेंगे। उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी शादी के बाद आशा के लिए लड़का देखेंगे, इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो उसके पिता अपनी प्रॉब्लम बता रहे कि तुम अभी अगर पढ़ाई पूरी करके करोगे तो इट विल टेक मोर 2 इयर्स, उसके बाद हम आशा के लिए देखेंगे तो आशा की शादी को लेट हो जाएगा। माँ, तुम मेरे कारण आशा की शादी क्यों रोकती हो? आशा के लिए कोई अच्छा सा वर खोज कर उसकी शादी करा दो, उसके लिए दूल्हा ढूंढकर उसकी शादी करा दो। मीनू ने क्या सुझाव दिया? दिस इज द सुझाव।
यह बात सुनकर पिताजी से रुका न गया। वह बोले, मीनू बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बेटी को छोड़कर पहले छोटी की शादी करा दे? ऐसा करने के लिए क्या हमारा दिल गवाही देगा? संदर्भ में कहा, स्पष्ट कीजिए इन लाइन्स को। तो ऐसा क्यों कहा? ऐसा पिताजी ने इसलिए कहा क्योंकि समाज में पहले बड़ी बेटी की शादी होती है, उसके बाद ही छोटी बेटी की शादी होती है। अगर छोटी बेटी की शादी पहले हो जाती है, तो लोग तरह-तरह की समाज बातें करेंगे और ये बात कहीं न कहीं पिता को भी दुःख दे रही है कि बड़ी बेटी की शादी किए बिना मैं छोटी की शादी कैसे करवा लूँ? और यहाँ मीनू छोटी बहन की शादी की बात पहले कर रही है, तो कहीं न कहीं वह अपने जो उद्देश्य है उसका, गोल है, उसके लिए वह अभी भी उतनी ही दृढ़ है। जो बात उचित हो उसे करने के लिए हमेशा दिल गवाही देता है। दिल गवाही देना मतलब मन का मान जाना। पिता कहते हैं मेरा मन कैसे मानेगा अगर मैं पहले आशा की शादी कर दूँ? तो क्या कह के बोलती है कि जो सही है, वो करने के लिए दिल हमेशा मान ही जाता है, मतलब हम मान ही जाते हैं। मैं जिस उद्देश्य को लेकर चली हूँ, क्या मैं उसे बीच में ही छोड़ दूँ? यदि मैं पढ़ाई बीच में छोड़कर शादी कर लूँ, तो क्या आपका दिल गवाही देगा इस बात के लिए? तो वो अपने पिता को बोल रही है कि क्या अगर मेरे ज़िंदगी का जो मकसद है, वो पूरा नहीं हुआ, तो आपको खुशी होगी? नहीं ना। तो इस काम के लिए आपका दिल गवाही देगा और नहीं मेरा। मैं जिस मंजिल पर पहुँचना चाहती हूँ, उस पर पहुँचने के बाद मेरे साथ-साथ आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मीनू ने पिताजी की ओर देखते हुए कहा कि अगर मेरा जब मेरी सपना पूरा हो जाएगा, तब आपको भी तो खुशी होगी। उसकी यह बात सुनकर माँ व पिताजी चुप हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या निर्णय लिया जाए। तभी मीनू बोल पड़ी, आप आशा के लिए अच्छा-सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। यह कहकर मीनू वहाँ से उठकर बाहर आ गई। मीनू को मीरापुर आए 1 सप्ताह 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। उसकी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो गया था, लॉस हो रहा था उसका बहुत स्टडीज़ में। वैसे भी अब पिताजी की तबीयत ठीक थी, थोड़ा आराम बताया था, तो मीनू ने सोचा कि अब उसे वापस मेरठ जाना चाहिए। सायंकाल मतलब इवनिंग का समय था, माँ रसोई घर किचन में बिज़ी थी। मीनू ने सोचा कि कल मेरठ वापस जाने के लिए इस समय माँ से बात कर लेनी चाहिए और वह माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और कुछ देर माँ को काम करते देखती रही और फिर बोली, "माँ यदि आप कहें तो मैं कल मेरठ चली जाऊँ।" तो उसने अपने मन की बात माँ को बता दी कि मैं तो वापस मेरठ जा रही हूँ। "अच्छा तुम कल जाना चाहती हो, चली जाओ, तुम्हारे कई दिन से पढ़ाई खराब हो रही है।" माँ समझ गई। ठीक है, मैं कल सुबह वाली बस से चली जाऊँगी जिससे कॉलेज भी जा सकूँ। मतलब सुबह ही चली जाऊँगी तो उस दिन का कॉलेज अटेंड कर सकूँ। यह कहकर मीनू रसोई से बाहर निकल आई और अपने कमरे में जाकर अपना सामान लगाने लगी। रात के 10 बज चुके थे। मीनू सोने के लिए अपने पलंग पर लेटी, उसकी आँखों में नींद कहाँ। उसके दिमाग में माँ और पिताजी की बातें घूम रही थी जो सुबह शादी का प्रस्ताव रखते समय हुई थी। अब आई एम सो सॉरी, अब मीनू फिर से फ्लैशबैक में चली गई है। क्या? मीनू को लगा कि कहीं उनसे शादी से इनकार करके अपने माता-पिता के दिल को ठेस तो नहीं पहुँचाई। अब मीनू क्या सोच रही है कि कहीं मैंने उनको हर्ट तो नहीं कर दिया? क्या मैंने सही किया? क्या मैंने गलत किया? पर फिर उसने ये भी सोचा कि शादी का प्रस्ताव, शादी का प्रपोज़ल अगर मैं एक्सेप्ट कर लेती, तो वो मेरे हित में नहीं था। इट वाज़ नॉट गुड फॉर मी ऐसा। जिस मंज़िल की उसे तलाश है, वह विवाह के बाद उसे कदापि नहीं मिल सकती थी। मंज़िल कौन-सी मंज़िल? वो वकील बनना चाहती थी। यही सब सोचते-सोचते उसे नींद आ गई। सुबह उठी, तभी आँख खुली, तब माँ उसके लिए गरम-गरम चाय बना कर लाई। माँ की आवाज़ सुनकर मीनू हड़बड़ाकर उठी और चाय पीकर अपनी तैयारी में लग गई एंड चलने से पहले मीनू पिताजी के कमरे में गई, बाय बाय कहने, आशीर्वाद लेने, विदाई लेते समय उसकी आँखों में आँसू भर आए। कितनी मजबूर थी इस समय वह, हेल्पलेस थी। क्यों? क्योंकि उस यदि उसकी पढ़ाई ना होती तो वह पिताजी के पास रहकर उनकी सेवा करती। क्यों नहीं कर पा रही थी वो पिताजी के पास रह के सेवा? उसके जीवन का उद्देश्य था, उसे वकील बनना था और वही सब आंसर है। परंतु पढ़ाई के कारण वह अधिक समय के लिए उनके पास रुक भी नहीं सकी थी। चलते समय माँ ने अपना आशीर्वाद भरा उसके सिर पर रख दिया और उसकी सफलता, सक्सेस एंड मंगलम भविष्य, हैप्पी फ्यूचर ऑफ प्रॉस्परस
गुड फ्यूचर की कामना की, आशीर्वाद दिए। ओके, तो हियर वी एंड दिस चैप्टर 11, काफी बड़ा था। डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।